नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए गवर्नमेंट जॉब के कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, वो कौन कौन सी परीक्षा दे सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि 12वीं पास विद्यार्थी जो हैं उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर ग्रेजुएट लोग भी 12वीं पास जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के आधार पर अगर नौकरी की बात की जाए तो वो कौन सी, और अभी अगर बात किया जाए तो ग्रेजुएशन के आधार पर कौन कौन सी सरकारी नौकरी उपलब्ध है। निश्चित सरकारी नौकरी आज भी एक आपका आय का जरिया ही नहीं, या वो एक रिस्पेक्ट भी है। ठीक है, बाजार में व्यक्तियों की रिस्पेक्ट सरकारी नौकरी के आधार पर देखी जाती है। अगर इसको समझने का कोशिश किया जाए कि ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से सरकारी जॉब के ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक ग्रेजुएट विद्यार्थी अलग अलग विभागों में जॉब ले सकता है, और यहाँ पर भी सेम सिनारियो होता है कि वो अधिकारी पे भी जा सकता है और कर्मचारी आधार पे भी जा सकता है। एक ब्रॉडली इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन उसके पास अधिकारी और कर्मचारी के रूप में क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। एक जनरली ग्रेजुएशन में दो हिस्से मान सकते हैं, एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक। अगर आप टेक्निकल इन द सेंस स्पेसिफिक आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, मेडिकल फील्ड में गया है, तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल है। आप इन सारी चीज़ों पे तो जा सकते हो, बट इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज आ जाएगा, मेडिकल के लिए मेडिकल सर्विसेज आ जाएगा। आप उनमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके विभाग या अलग अलग विभाग इन पोस्ट के लिए नौकरी निकालते हैं। बट अगर एज कॉमन हम सिविल्स के आधार पर देखा जाए तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है एसएससी, स्टेट जॉब हो गया, रेलवे हो गया, बैंक, डिफेंस एंड सिविल सर्विस। ये हमने सेगमेंट वाइज इसको क्लासिफाई करने का कोशिश किया है। देखते हैं आपको कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक मौका आपको देता है एसएससी। एसएससी लास्ट टाइम भी कहा था कि एलआईसी की तरह जो जिंदगी से होकर जिंदगी के बाद तक आपके लिए साथ है, मतलब आपका 10वीं से लेकर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपके साथ करियर ऑप्शन अवेलेबल कराता है। एसएससी के बारे में बात किया जाए तो एसएससी ग्रेजुएशन लेवल पर 3 अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एक होता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी अधिकारी मीन्स अपर देन द जो सीएचएसएल से होते हैं उनसे काफ़ी ऊपर के अधिकारी क्या होता है, सीजीएल के थ्रू होता है, जिसमें आपका इनकम टैक्स हो गया, सीबीआई हो गया, या फिर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ। ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए सब ऑर्डिनेट मीन्स सेकेंड ग्रेड ऑफिसर जिनको हम कह सकते हैं, मीन्स जो क्या है अधिकारी सीधे बनकर नहीं आ रहे, जो स्टेट सर्विस या यूपीएससी से सेलेक्ट होकर नहीं आ रहे, उनसे नीचे के सारे अधिकारी जो केंद्र सरकार के विभाग है वो सीजीएल के थ्रू ही सिलेक्ट होते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन मिलता है आपको सीपीओ के लिए। सीपीओ में आप सीआईएसएफ और जो दिल्ली पुलिस है उनमें सब इंस्पेक्टर लेवल की जो वैकेंसी है, उन सब इंस्पेक्टर लेवल पर आप क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट आपका सीपीओ के थ्रू होता है, एसएससी। अच्छा, क्योंकि वर्दी वाली जॉब सीपीओ में है तो आपका फिजिकल स्टैंड, आपका डिग्री के साथ आपके पास क्या भी होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, वो भी इसके लिए आवश्यक होता है। तो एसएससी आपके पास, और इसके अलावा एक ऑप्शन होता है जेई। जेई के लिए क्योंकि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज उस आधार पर चाहिएगा। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर जॉब है तो लेवल जो होता है वह 12th लेवल का होता है। मीन्स आपको जो भी पढ़ाई करना है वो पढ़ाई का लेवल आपके पास कितना होना चाहिए, 12th लेवल का होना चाहिए। आपके पास नॉलेज उतना होना चाहिए, जिसमें आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश आपकी अच्छी होना चाहिए, देन आपका लैंग्वेज, वो डिपेंड करता है, बट मेनली क्योंकि ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन है तो उसका कंपल्शन इंग्लिश के आधार पर होता है। देन आपका जनरल अवेयरनेस, इस जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब से मिलाकर अलग अलग एग्जाम में अलग अलग, बट एक लेवल का जो वेटेज है 1/4 के आसपास या फिर 25% वेटेज आपका जनरल अवेयरनेस का इन एग्जाम में मिल जाएगा, और 75% में आपका रीजनिंग हुआ, मैथमेटिक्स हुआ और इंग्लिश का सेगमेंट बनता है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप एसएससी के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेकेंड ग्रेड ऑफिसर के आधार पर आप रिक्रूटमेंट ले सकते हैं या जॉब में जा सकते हैं। इसके अलावा बात किया जाए तो सेकेंड आपको ऑप्शन मिलता है सब स्टेट जो बोर्ड्स होते हैं उनमें। हर स्टेट का अपना एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होता है, जिससे मध्य प्रदेश में आपका ईएसबी के नाम से चलता है, और ये क्या करते हैं, तो ये आपका सब इंस्पेक्टर हुआ पुलिस में, पटवारी हुआ, पंचायत सचिव हुए, या ग्रेड 2 की जो जॉब्स होते हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट जारी करता है अलग अलग आधार पर। ये यहाँ की सीमा स्टेट होगा, कई स्टेट अपना डोमिसाइल मांगते हैं। इसके अलावा स्टेट से संबंधित जो नॉलेज है, जैसे मध्य प्रदेश के लिए एमपी, यूपी वालों के लिए यूपी, बिहार वालों के लिए बिहार, ये आपको होना काफ़ी आवश्यक है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लिया जाए तो आपके पास ग्रेजुएशन होना रिक्वायर्ड है, और एज लिमिट वो डिपेंड करता है कि वो सरकार क्या देती है, पर मिनिमम अप्रॉक्सीमेट माना जाए तो 21 साल से लेकर 30 साल का जो एज है वो इन जॉब्स में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बाकी रिलैक्सेशन अलग अलग स्टेट अपने आधार पर, अपने वोट बैंक के आधार पर भी अवेलेबल कराता है। तो अगर आप एसएससी के थ्रू नहीं जाते तो आप स्टेट बोर्ड में एग्जामिनेशन में प्लान कर सकते हैं। यहाँ भी सिलेबस के बारे में अगर बात कर लिया है तो मेनली आपका मैथ्स इसमें रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा,
और अब डिपेंड करता है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ आपका हिंदी की एंट्री हो सकती है, ये कुछ एग्जाम में कुछ में नहीं, और जनरल अवेयरनेस रहेगा। और इस जनरल अवेयरनेस में उस स्टेट का जो जीके है वो जीके काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा, जो एसएससी में नहीं होता। एसएससी में जब बात करेंगे तो ओवरऑल जीके के बारे में बात होती है, बट जब स्टेट जॉब के बारे में बात होगा तो स्टेट का जो जीके, जैसे मध्य प्रदेश का सब इंस्पेक्टर की एग्जाम है तो उसमें मध्य प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में अगर ऐसी एग्जाम है तो उसमें बिहार का जो जीके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो आप अगर एसएससी के थ्रू नहीं जा रहे तो सेकंड ऑप्शन आपको जो मिलता है वो स्टेट जॉब के बारे में मिलता है, मतलब। और अगर आप चाहें तो स्टेट एसएससी की प्रिपरेशन के साथ आप स्टेट की जो एग्ज़ाम है उनमें भी अपेयर हो सकते हैं। इनके अलावा अगला जो ऑप्शन आपको मिलता है वो रेलवे में मिलता है। रेलवे दो अलग अलग तरह के एग्जाम कंडक्ट करवाता है ग्रेजुएशन लेवल पे। एक होता है एसी और जेई, सीनियर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। ये टेक्निकल जॉब है तो इसके लिए आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा डिग्री आपके पास उस आधार पर होना चाहिए। और दूसरा होता है एनटीपीसी, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें आपका टिकट कलेक्टर से लेकर स्टेशन मास्टर तक के सारे पोस्ट क्या होते हैं, एनटीपीसी में होते हैं। एलिजिबिलिटी वही आपके पास जो एज है वो डिपेंड करता है, किस 21 साल का एक एज आपके पास होना चाहिए। देन ग्रेजुएशन आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा नॉलेज के बारे में अगर बात किया जाए तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, देन जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम है तो किसी स्टेट का स्पेसिफिक जीके इसमें काम की नहीं होता। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जो है उस पर आपका फोकस अच्छा हुआ और जनरल अवेयरनेस पर अगर आपका फोकस रहा तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। वैकेंसीज रेगुलर नहीं आती है, ये रेलवे के साथ एक इशू है, पिछली बार भी वैकेंसीज निकली, बट हाँ ये एक ऑप्शन है। बट ये रिकमेंड किया जाएगा कि आप रेलवे को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन शुरू मत करिए, आप एसएससी को टारगेट करके कर सकते हैं, बट अगर रेलवे आता है तो आप रेलवे की एग्जाम में भी अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मौका मिलता है वो बैंक में मिलता है, ठीक है। बैंक वर्तमान समय में मोस्ट रेगुलर एग्जाम लेने वाला एक बोर्ड बना है, जहाँ पे रेगुलर एग्जाम भी हो रही है और समय पर रिजल्ट भी आ रहा है। अगर बैंक में एंट्री के बारे में बात की जाए तो आप 3 अलग अलग तरह से एंट्री ले सकते हैं, जिसमें एसबीआई हुआ, आईबीपीएस हुआ, आरबीआई हुआ, ठीक है। ये 3 अलग अलग बोर्ड है जो आपके लिए एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इसमें एक छूट गया है और वो है आपका नबार्ड। नबार्ड जो है एक स्पेसिफिक आरबीआई की ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, तो आप नबार्ड के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, जो बैंक है उन बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। बैंक सेक्टर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहता है, आपका 18 आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 18 प्लस आपका क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन जो है वो चलेगा। अगर बात की जाए तो अलग अलग पद पे अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होता है। अगर एसबीआई के बारे में बात करें तो वो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, प्रोविजनरी ऑफिसर और क्लर्क के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आईबीपीएस के बारे में बात करें तो आईबीपीएस 2 अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एक तो एसबीआई के छोड़कर जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके लिए, और दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनके लिए। आईबीपीएस में एसओ होता है, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, प्रोविजनरी ऑफिसर और क्लर्क, और आरआरबी में पीओ और क्लर्क के लिए क्या होता है, रिक्रूटमेंट निकलता है। आरबीआई असिस्टेंट के लिए और आरबीआई ग्रेड बी के लिए रिक्रूटमेंट जारी करता है, और नाबार्ड भी ग्रेड बी के लिए क्या करता है, रिक्रूटमेंट जारी करता है। बैंकिंग के सारी एग्जाम का जो सिलेबस है वो मोस्ट कॉमन है, जिसमें आपका 3 अलग अलग स्टेज में एग्जाम होता है। एक होता है प्री, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। अधिकारी पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और क्लरिकल पोस्ट के लिए आपका एग्जाम कहाँ होगा, प्री और मेंस में। और इसका जो बेस है वो बेस मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे है, जहाँ पर आपका प्री होता है, और मेंस में यहाँ पर जनरल अवेयरनेस ऐड हो जाता है, जो कि इकोनॉमिक अवेयरनेस या करंट अफेयर से रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है। अगर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पर आपका कमांड है तो आप बैंकिंग की एग्जाम में जा सकते हैं। एक साल में बैंकिंग के सिलेबस पे लगभग 8 से 10 एग्जाम कंडक्ट होता है, और 3 महीने का इसका प्रोसेस है। मतलब आप ये स्टेट पीसीएस जैसा नहीं है कि साल 1.5 साल तक एग्जाम चल रहा है, एसएससी जैसा नहीं है कि एक लंबा एग्जाम प्रोसेस चल रहा है। बैंकिंग का एग्जाम प्रोसेस बड़ा फाइनाइट होता है, 3 साढ़े 3 महीने में पूरा प्रोसेस हो जाता है, और आपको रिक्रूटमेंट भी जो है वो समय पर मिलता है। सो आपके लिए एक करियर ऑप्शन, एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में बैंक अवेलेबल है। अगर आप बैंक में अपना करियर नहीं बनाना चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन मिलता है डिफेंस का। डिफेंस आप 12वीं बाद भी जा सकते हैं, पर 12वीं बाद जब जाएंगे तो आपके पास कर्मचारी का ऑप्शन होता है। अधिकारी के लिए खाली आपके पास एक अकेली एग्जाम है जिसे हम एनडीए कहते हैं, और डिफेंस में बाकी पोस्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपका सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस हो गया और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो गया। जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं और एनडीए से रिक्रूट नहीं हो पाए, उनके लिए सीडीए के एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये सेकंड मोस्ट हाईएस्ट रिक्रूटमेंट बॉडी है, ठीक है, जहां से आप एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना रिक्वायर्ड है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ये अपने आप में एक अच्छी जॉब है जिसका रिक्रूटमेंट भी यूपीएससी करता है, और निश्चित अगर यूपीएससी रिक्रूटमेंट कर रहा है तो आप इसका लेवल समझ सकते हो। दोनों एग्जाम में आपका जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई होने के बाद आपको एसएसबी में जाना पड़ेगा। एसएसबी इसका एक
एंट्री का या अधिकारी लेवल की एंट्री का डिफेंस में एक की फैक्टर है, उसको क्रॉस किए बिना, और वो लक्ष्मण रेखा है, उसको क्रॉस किए बिना आप क्या नहीं कर सकते, डिफेंस सर्विस में अधिकारी नहीं बन सकते। इसके अलावा आपके पास एफकेट का ऑप्शन मिलता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है पायलट कैटेगरी, पायलट एंड नॉन पायलट। पायलट के लिए आपको मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है, और नॉन पायलट कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम से जा सकते हैं। देन एसएसबी डायरेक्ट एंट्री लेता है, वो इंजीनियरिंग पीपल के लिए होता है कि वो इंजीनियरिंग या अपने एक एनसीसी का सी सर्टिफिकेट के थ्रू आप सीधे क्या कर सकते हो, एसएसबी दे सकते हो, रिक्रूटमेंट या डिफेंस में अधिकारी बन सकते हो। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी कई सारी वैकेंसीज डिफेंस डिपार्टमेंट में निकलती है। तो अगर आप चाहे और डिटेल में एक्सप्लेनेशन अगर इस चीज़ के बारे में चाहे, तो आप जो नीचे लिंक दे रखा है उस लिंक पे कांटेक्ट करके डिटेल निकाल सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलता है, और वो होता है सिविल सर्विस का। सिविल सर्विस आज भी इंडिया की टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन और मोस्ट एम्बिशियस जॉब है। इसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्टेट पीएससी और यूपीएससी। हर स्टेट का अपना एक पीएससी बोर्ड है, जैसे मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी, झारखंड का जेपीएससी, या बिहार पीएससी, या आपका यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश में एमपीएससी, महाराष्ट्र का। ऐसे ही हर स्टेट का अपना एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो सेकंड ग्रेड ऑफिसर जैसे डेप्यूटीज़ के लिए क्या करता है, वैकेंसी निकालता है। जैसे डेप्यूटी कलेक्टर, डीएसपी हो गया, दैन डेप्यूटी जेलर हुआ, आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, ऐसे विभिन्न पदों पर स्टेट पीसीएस द्वारा क्या निकलती है, वैकेंसी निकलती है। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है यूपीएससी। यूपीएससी ऐसे तो कई सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, पर सिविल सर्विस के नाम पे उसकी एग्जाम आती है सीएसई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिससे आपको पोस्ट मिलता है किस आधार पे, तो आईएएस हुआ, आईपीएस हो गया, आईआरएस हुआ, आईएफएस हुआ, ये सारे पद आपको किस आधार पर मिलेंगे, ये यूपीएससी के आधार पर मिलेंगे। इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो आपके पास 21 ईयर से एज होना चाहिए, और अब डिपेंड करेगा कि किस स्टेट से, पर एक कॉमन देखा जाए 21 ईयर से 30 ईयर की एज में आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं। स्टेट पीसीएस में आपको डेप्यूटीज पोस्ट मिलेगी, यूपीएससी में आप क्या मिलेंगे, टॉप मोस्ट हाईएस्ट एंट्री अगर देखी जाए तो यूपीएससी से आप एंटर करते हैं तो आपका रिटायरमेंट कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल तक होगा, मीन्स इंडिया की टॉप मोस्ट पोजीशन से होगा। और स्टेट पीसीएस से आप जाएंगे तो आपको 8-9 साल में आपको आईएएस अकॉर्ड मिल जाएगा, या फिर आप जो सेंट्रल लेवल का जॉब अधिकारी पोस्ट होता है वहाँ पर जा सकते हैं। स्टेट पीसीएस यूपीएससी काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है, तो इसको इस वीडियो में सम्मिलित करने में वीडियो लंबा भी हो जाएगा और शायद बाकी लोगों के लिए काम करना हो। तो यूपीएससी एमपीपीएससी कैसे करना है, क्या सिलेबस होता है, क्या क्या क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, आपका फोकस कैसा होना चाहिए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग प्लान करेंगे, जहाँ पे ये समझाया जाएगा कि आज जो मॉडर्न इतना रिसोर्सेज का जो एक्सपांशन हो चुका है, इतनी सारी क्लासेस आ चुकी है, क्या वैसे तैयारी करना चाहिए या नहीं। एक सवाल आता है कि यार हमें ऑफलाइन तैयारी करना है या ऑनलाइन, तो उसमें एक है कि हम कहाँ कंसिस्टेंटली तैयारी कर सकते हैं, ये जरूरी है, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी टीचर आपको गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव जॉब में तब तक सिलेक्शन नहीं दे पाएगा जब तक आप स्वयं उसके लिए एक कंसिस्टेंट लेवल पर एक डिसिप्लिन के साथ मेहनत नहीं करें। तो उसके लिए डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो और डिसिप्लिन्ड है, आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, तो निश्चित आप ऑनलाइन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हो। आप सेल्फ स्टडी के साथ भी सिलेक्शन ले सकते हो, बट अगर कहीं भी आपको लगता है कि नहीं आप उतने डिसिप्लिन नहीं है, आप कंसिस्टेंटली तैयारी नहीं कर रहे, तो उस वाली कंडीशन में निश्चित आपको किसी संस्थान का सहयोग लेना चाहिए, जहाँ पे वो आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे जहाँ क्या करे, जहाँ बैठ कर आप रेगुलर पढ़ाई कर सकें। इन जॉब के अलावा भी कई सारे जॉब होते हैं, उपलब्ध है एक व्यक्ति विशेष के लिए, ठीक है, जैसे आईबी का या एससीआईओ का पद हो गया, तो ये पद अलग अलग लेवल पर मिलता है, ठीक है, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दे रखा है कल्पाक्ष का, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल कंप्लीट डिटेल में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।